हैं, अभी मुआहिदा जो है वो हुआ ही नहीं और उसके अंदर रखना आ गया और ऐसा लगता है कि ये जो ईरान और अमेरिका की जंग जो है हो के रहेगी। पहले दिन ही आज का दिन था और आज के दिन ही चीज़ों ने रिवर्स होना शुरू कर दी है। ये रिवर्स क्यों हो रही हैं, कैसे हो रही हैं, ये हम आपको आज के व्लॉग में पूरी तफसील से बताएँगे। और आज जेडी वैंस की तरफ से एक बयान आया और ऐसा लगता है कि अमेरिका और इसराइल के दरमियान भी एक फड्डा जो है वो शुरू होने वाला है और ये फड्डा आने वाले दिनों में मुझे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। क्या अमेरिका और इसराइल की जंग होने वाली है? और अगर ये जंग होगी तो उसकी नौयत क्या होगी, ये भी आपको इस व्लॉग में बताया जाएगा। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। क्या वाक़ई ये खुशखबरी है या नहीं है, ये भी आगे चल के हम आपको बताएँगे। और इसके साथ-साथ लेबनान के ऊपर इसराइल का खौफनाक हमला है और इस हमले का जो नतीजा निकल रहा है वो उससे ज़्यादा खौफनाक है, बल्कि हिज़्बुल्लाह ने जवाबी हमला किया और उस हमले के अंदर जो इसराइल का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ और उसके जवाब में इसराइल ने कहा है कि हम लेबनान को पीस के रख देंगे। ये लेबनान और इसराइल की जो सूरत-ए-हाल है वो कैसे और कैसे आगे बढ़ेगी, ये हम आपको पूरी डिटेल के साथ इस व्लॉग में बताएँगे। और इसके साथ-साथ लाहौर हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि एक बच्ची 9 साल की बच्ची जिसे चकवाल में सीटीडी ने कत्ल कर दिया था, उसकी बाकायदा रिपोर्टिंग होनी चाहिए और क्लैरिटी के साथ बताना चाहिए कि किसका कसूर था और जिसका भी कसूर है उसको करार वाक़ई सज़ा होनी चाहिए। ये भी पूरी डिटेल के साथ हम आपको इस व्लॉग में बताएँगे, लेकिन व्लॉग की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ये जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ये याद रखें, कराची वास सदका जारिया होती है। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो किसी न किसी के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और हमने अपना कॉलम ज़ीरो पॉइंट अब ऑडियो फॉर्म में लॉन्च कर दिया है। आप हमारे अब कॉलम पढ़ भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। और साथ ही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा जो व्हाट्सएप चैनल है उसको ज्वाइन कीजिए, हमारा फेसबुक पेज उसको ज्वाइन कीजिए और हमारा जो एक्स अकाउंट है उसको भी ज़रूर फॉलो कीजिए। मैं इस वक्त चाइना के एक रिमोट एरिया के अंदर हूँ और इसको चैंग चा चिए कहते हैं। बल्कि मैं पूरी तफसील के साथ आपको बताते हैं कि चैंग चा चे इसका नाम है। बड़ा डिफ़िकल्ट सा नाम है और इसके अंदर एक ग्लास ब्रिज है जिसको देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग यहाँ पे आते हैं। और इसके साथ-साथ एक टाउन है जिसका फोरंग जिसका नाम है, जिसके अंदर मैंने कल की रात गुज़ारी है। बहुत एंशिएंट, ये तकरीबन 2004 साल पहले ये टाउन बना था और बिल्कुल दरिया के किनारे और बड़ा ही खूबसूरत टाउन है वो। फिर यहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा अंडर वाटर केव सिस्टम है। मैं अभी वहाँ से होके आया हूँ और आप यकीन करें कि वाक़ई इतनी हैरानकुन जगह है कि देखने लायक है। और उसके बाद एक होटल है जिसके दरवाजे पे बैठा हूँ अभी। ये व्लॉग रिकॉर्ड करने के बाद फिर इस होटल के अंदर चेक इन करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि रूम जो है वो अवेलेबल है या नहीं। ये व्लॉग क्योंकि टाइम हो गया तो मैंने कहा मैं पहले व्लॉग करके फिर इस होटल के अंदर दाखिल होता हूँ। तो बहरहाल आज का दिन बड़ा मज़े का था, हेक्टिक था, लेकिन बहरहाल बहुत ज़्यादा एन्जॉय किया और नई चीज़ें लर्न की। आपको याद होगा कि चकवाल के अंदर एक चंद दिन पहले एक वाक़या पेश आया और वाक़या ये था कि एक गाड़ी और उसके अंदर एक 9 साल की बच्ची थी और उस गाड़ी के ऊपर सीटीडी के एहलकार ने फायरिंग कर दी, जिसमें 9 साल की बच्ची शहीद हो गई और उसके साथ-साथ उसका भाई जो है वो ज़ख्मी हो गया, वालिद ज़ख्मी हो गया। और उसके बारे में पता ये चला कि बाद में जो अब पुलिस मौक़िफ़ दे रही है कि ये थाने के बिल्कुल साथ है। उन लोगों को पुलिस ने ये समझा कि शायद इस गाड़ी के अंदर वो लुटेरे हैं या डाकू हैं, तो इस गाड़ी के ऊपर गलती से फायरिंग हो गई और इतनी ज़्यादा फायरिंग हुई कि जिसमें बच्ची शहीद हो गई। जब उसका मेडिकल ज़रा किया गया तो पता चला कि उसको 9 ज़ख्म लगे हैं और ये 9 गोलियों का ज़ख्म है, यानी ऑलमोस्ट समझे कि बच्ची छलनी हो गई। और फिर उसका भाई और उसका जो वालिद है वो भी इस वक्त शदीद ज़ख्मी है और अस्पताल में पड़े हुए हैं। बहरहाल ये एक इंतहाई अंदोनाक वाक़या है, इंतहाई अफ़सोसनाक वाक़या है और ये वाक़या साबित करता है कि हमारे जो इदारे हैं उसके अंदर नेग्लिजेंस किस कदर है, नाअहली किस कदर है कि कोई भी एहलकार जिसके हाथ में वेपन है वो अंधाधुंध फायरिंग कर देता है और उसका जो नतीजा निकलता है, एक 9 साल की बच्ची जो शहीद हो जाती है और उसके जो पेरेंट्स हैं, उसके जो बहन-भाई हैं वो ज़ख्मी हो जाते हैं। ये बहरहाल एक अफ़सोसनाक वाक़या है और ये सोशल मीडिया के ऊपर जब वायरल हुआ तो उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट ने इसका नोटिस लिया और अब लाहौर हाई कोर्ट ने एफआईए को बुला के कहा है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और इन्वेस्टिगेशन के बाद जो मुजरिम है उसको गिरफ्तार हो के उसको करार वाक़ई सज़ा देनी चाहिए। लेकिन बहरहाल जो मेरी इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि मुलज़म से अभी सिर्फ पूछ पड़ताल की जा रही है और जो उसके पुलिस के एहलकार हैं या फिर सीटीडी के उसके कोलीग्स हैं या एफआईए के लोग हैं वो उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जो मेरा ख्याल है इंतहा दर्जे का अफसोसनाक सूरत हाल है। जो जुर्म हुआ है उस जुर्म से भी ज़्यादा अफसोसनाक सूरत हाल है। ये बहरहाल इस सारे मामले को, इस सारे कज़िये को लेके चीफ मिनिस्टर साहिबा को चाहिए कि वो एक नया प्रेसिडेंट तय करें
ताकि आइंदा अगर इस टाइप की सूरत-ए-हाल हो तो सीटीडी अंधाधुंध फायरिंग ना कर सके या पुलिस फायरिंग ना कर सके। पाकिस्तान में आए दिन इस किस्म के वाक़यात होते रहते हैं, जिसका नुकसान बहुत ज़्यादा होता है और पूरी सोसाइटी के अंदर एक पैनिक सा फैल जाता है। तो मेरा ख़्याल ये है कि ये पैनिक जो है ना, इससे निकलना बड़ा ज़रूरी है और अगर इसके लिए प्रॉपर सर्टेन को पैरामीटर्स तय कर लिए जाएँगे तो सोसाइटी को बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा हो जाएगा। एनीहो अब हम जाते हैं अमेरिका और जो इसराइल की जंग है उस तरफ और ईरान और जो अमेरिका का एग्रीमेंट हुआ है उसकी तरफ। आज पहला दिन था और आज जेडी वैंस ने अमेरिका से आना था और कॉलीबॉफ और इसके साथ-साथ अब्बास अराग़ची साहब ने जिनेवा जाना था, स्विट्ज़रलैंड जाना था और इनकी पहली मीटिंग होनी थी जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें तय होनी थी। लेकिन फिर अचानक ईरान की तरफ से टर्न डाउन कर दिया गया। उन्होंने कहा जी कि हम फौरी तौर पे नहीं आ रहे और साथ ही जो जेडी वैंस है उनकी तरफ से भी इजाज़त आ गई कि जब वो नहीं आ रहे तो मेरा जाने का कोई तुक नहीं बनता। तो इस तरह ये जो पहली मीटिंग थी वो ताअत्तुल का शिकार होगी। आज ये शुरुआत जो है वो बड़ी बुरी हुई है, जो नहीं होनी चाहिए थी अनफॉर्चुनेटली। लेकिन अब इश्यू ये है कि ये मसला बना कैसे? ये सबसे बड़ा जो मसला ये लेबनान की वजह से बना है, क्योंकि इसराइल जो है लेबनान से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है और जो एग्रीमेंट हुआ है, जो एमओयू साइन हुआ है अमेरिका और ईरान के दरमियान, उसके अंदर लेबनान की जंग बंद करवाना जो है अमेरिका का फ़र्ज़ है और अमेरिका ने ये ज़िम्मेदारी ली है कि इस जंग को बंद करना, बल्कि और भी जो जंगें चल रही है, जहाँ-जहाँ हमले हो रहे हैं, उन सब को बंद करवाना मेरी ज़िम्मेदारी है। लेकिन इस एग्रीमेंट के बावजूद भी लेबनान के अंदर जंग नहीं रुक रही और इसराइल मुसलसल हमले करता चला जा रहा है। कल का जो हमला है वो कहा जाता है कि इस मौजूदा सूरत-ए-हाल में सबसे खौफनाक हमला है, जिसके अंदर से अभी तक 20 लोगों की हलाकत की इत्तला आई है और इससे कई लोग ज़ख्मी हैं और वहाँ पे कहा जाता है कि केमिकल वेपन्स भी इस्तेमाल हुए हैं और एयर स्ट्राइक्स हुई हैं, फिर वहाँ पे तोपखाना इस्तेमाल किया गया है, फिर वहाँ पे कमांडो एक्शंस हुए हैं। बड़ी खौफनाक किस्म की सूरत-ए-हाल वहाँ पे पैदा हुई है। एक पैनिक है पूरे लेबनान के अंदर, क्योंकि उसकी वजह ये थी कि सब लोगों ने ये इत्मीनान का साँस लिया था कि अमेरिका और ईरान के दरमियान एग्रीमेंट हो गया है, तो अब अमेरिका गार्ड करेगा लेबनान को और साथ ही लेबनान के प्रेसिडेंट की तरफ से भी एक बड़ी अच्छी खबर दी गई थी अपनी कौम को कि जनाब जंग रुक गई है और अब हमें इत्मीनान का साथ लेना चाहिए और साथ उन्होंने पाकिस्तान का शुक्रिया भी अदा किया था। लेकिन उसके बाद इसराइल बाज़ नहीं आ रहा। ऐसा लगता है कि इसराइल को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई। उसे जैसे कहा जाता है ना कि उसके अरमान जो दिल के थे, वो सारे के सारे टूट गए और उसने अब उसका बदला लेना शुरू कर दिया, क्योंकि उसका ख़्याल ये था कि अमेरिका और ईरान का कभी इत्तेहाद नहीं हो सकेगा, कभी इनका एग्रीमेंट नहीं हो सकेगा। लेकिन जब ये एग्रीमेंट हो गया, तो अब उसके ऊपर बहुत ज़्यादा परेशानी जो है, वो इसराइल को है और उसका इंतकाम जो है, वो ले रहा है लेबनान के लोगों से, हिज़्बुल्लाह के सामने रख के हिज़्बुल्लाह को। लेकिन लेबनान के जो मासूम लोग हैं, उनके ऊपर जलगार की जा रही है, जो इंतहा दर्जे का अफ़सोसनाक कदम है। ईरान ने इसके ऊपर एक स्टेप लिया है और ईरान ने कहा है कि जब तक लेबनान की जंग नहीं रुकेगी, हम उस वक़्त तक कोई फ़र्दर मीटिंग अमेरिका के साथ नहीं करेंगे। तो आज पहले दिन ही इनकी तरफ से एक बयान आ गया ईरान की तरफ से। कॉलीबाफ साहब का जो बयान है वो बड़ा ऑब्वियस है और उसने कहा जी कि अगर एग्रीमेंट जो हमारे साथ हुआ है उसकी पहरेदारी नहीं की जाएगी, अगर उसके ऊपर पूरा अमल दरामद नहीं होगा तो हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। और दूसरा उसने कहा कि देखें हमने पहले ही हज़ीमत का सामना करने पे मजबूर किया अमेरिका को और इसराइल को, तो हम मज़ीद इसके ऊपर एक्शन लेंगे और आगे बढ़ेंगे। और इस मर्तबा जो हमारा एक्शन होगा वो माज़ी से कहीं बदतर होगा, यानी कहीं खौफनाक होगा और अज़ियतनाक होगा। तो बेहतर ये है कि अमेरिका जो अपना वादा किया हुआ है उसको पूरा करे और अगर अमेरिका वादा पूरा नहीं करता तो ये मामला आगे नहीं बढ़ सकता। साथ उन्होंने कहा जी कि हमने जो मुआहदा किया है, ये हमारे जो सुप्रीम लीडर हैं उनके कहने पे किया और सुप्रीम लीडर ने कहा है कि जो हमने वादा किया हमने वो पूरा करना है। लेकिन साथ ही हमारी ये ख़्वाहिश है कि अमेरिका को भी अपना वादा पूरा करना चाहिए और अगर अमेरिका वादा पूरा नहीं करता तो फिर हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। जो कालीबाफ साहब का ये जो बयान है, ये अपने मुँह से बोल रहा है कि क्या फ्यूचर है अमेरिका और ईरान के मुआहदे का। मैं उस वक़्त होटल के दरवाज़े के ऊपर बैठा हुआ था, तो अब वहाँ से मुझे जगह ब चेंज करनी पड़ गई, तो बाकी हिस्सा जो है, इस कमरे से मुलाहिज़ा करें आप। तो कालीबाफ साहब का जो बयान है, वो अपने मुँह से बोल रहा है कि ईरान और अमेरिका का जो मुआहदा है, उसकी क्या अब सैंक्टिटी रह गई है। और आज क्योंकि जेनेवा के अंदर एक मुज़ाकरात का सिलसिला स्टार्ट होना था, बल्कि स्विस गवर्नमेंट की तरफ से भी आज एक प्रेस रिलीज़ जारी की गई कि हम दोनों फ्रीकैन को यहाँ पे वेलकम कहते हैं और हम दोनों का इंतज़ार कर रहे हैं और हम हर किस्म की फैसिलिटेशन के लिए तैयार हैं। लेकिन ज़ाहिर है कौलीबाफ साहब की तरफ से इनकार हुआ, अब्बास अराग़ची साहब की तरफ से इनकार हुआ और उसके बाद जेडी वैंस जिन्होंने आज आना था वो भी जेनेवा नहीं पहुँच सके। तो ऑलमोस्ट जो है
पहले दिन ही ये जो मुज़ाकरात हैं वो ताअत्तुल का शिकार हो गए हैं और ये ताअत्तुल साबित करता है कि अगर इसराइल को कंट्रोल ना किया गया या इसराइल को नत्थ ना डाली गई, तो ये मामला जो है ना ये आने वाले दिनों में ज़्यादा संगीन हो जाएगा। क्योंकि लेबनान के ऊपर वाक़ई बहुत खौफ़नाक अटैक हुआ है, वहाँ अगर आप देखें तो सूरत-ए-हाल इंतहाई नागुफ्ता-बे है। तकरीबन 16 के करीब लोग शहीद हो चुके हैं, फिर वहाँ पे मैसिव लेवल पे डिस्ट्रक्शन हुई है। हिज़्बुल्लाह ने उसके जवाब में जो अटैक किया है, उसके अंदर 4 उनके कमांडर्स मारे गए हैं इसराइल के और फिर इसराइल के जो वज़ीर है, उसकी तरफ से ये दावा किया गया है कि हम चाहते हैं कि लेबनान को पीस के रख दें। उन्होंने कहा जी हमारे जो लोग हैं, उनका मरना जो है, वो हमारे लिए नाकाबिले कबूल है और हम इसका बदला लेंगे। भई अजीब-सी बात है कि अटैक आप कर रहे हैं और लोग जो हैं लेबनान के मर रहे हैं और उसके बाद आपका दावा है कि जी दूसरी तरफ से एक जवाब नहीं आना चाहिए। यानी हम थप्पड़ मारते रहें, हम लोगों की गर्दनें काटते रहें, हम उनके ऊपर टैंक चढ़ा दें, लेकिन उनके पास कोई हक नहीं है कि वो हमारा मुकाबला करें या जवाब में वो फायर कर सकें या जवाब में अपनी हिफाजत कर सकें। तो इसराइल का ये सूरत-ए-हाल है, इससे आप अंदाज़ा लगा लें और मुझे लगता है कि नेतन्याहू जो है, उसकी पूरी कोशिश है कि वो लेबनान के ऊपर कब्ज़ा करके अपनी कौम को मुतमईन कर सके कि इस जंग के अंदर मैंने ये हासिल किया है और जो रक़बा हमारा है, वो इसके अंदर इज़ाफ़ा हो गया है। वो एक ट्रॉफ़ी लेना चाहता है और इस ट्रॉफ़ी की बुनियाद पे वो अगला इलेक्शन लड़ना चाहता है, जो मुझे डिफ़िकल्ट लग रहा है। अब जो सूरत-ए-हाल है, जेडी वैंस का जो ताज़ा-तरीन बयान है, जो इसराइल के बारे में और इसराइल के उन मिनिस्टर्स के बारे में है, जिन्होंने ये क्लेम किया कि जनाब अमेरिका जो है बिक गया और अमेरिका थक गया और अमेरिका हार गया और अमेरिका ने ईरान के सामने सरेंडर कर दिया। और उसके बयान के ऊपर जो जेडी वैंस का बयान है कि ये आसान फरामोश है और इन सबको चाहिए था कि इस चीज़ का ख्याल रखते हैं कि जितना वेपन इस वक्त भी इसराइल के पास है वो हमारे हैं और हमारे लोगों के बनाए हुए हैं और 1/3 जो वेपन्स है बल्कि 2/3 वेपन्स अमेरिका के इस्तेमाल किए हैं इस जंग के अंदर भी इसराइल ने। तो कम से कम एहसान फरामोशी तो नहीं होनी चाहिए। उसने बड़ा खुल के बात किया है कि ये क्या करना चाहते हैं इसराइली और किस किस्म के लोग हैं। साथ उसने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी मेहरबानी है आपके ऊपर, वो आपको पसंद करते हैं और बड़ी फ़ेवर दे रहे हैं आपको। और इस फ़ेवर के बाद तो कम से कम आपको इस किस्म के बयानात का इज़हार या इस किस्म की बातें नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन ज़ाहिर है इसराइल का ये कल्चर है और नेतन्याहू का ये कल्चर है कि ये एहसान फरामोशी तो करते हैं। बहरहाल अब डट गया है दूसरी तरफ से ईरान भी और मुझे लगता है कि अमेरिका ने अगर मामलात को आगे बढ़ाना है मामलात को तो फिर डेफिनेटली उसे लेबनान की जंग को रोकना पड़ेगा, उसे नेतन्याहू का हाथ पकड़ना पड़ेगा और अगर वो नहीं पकड़ता, नहीं रोकता, तो फिर ये जो माहिदा है, ये पहले दिन ही कटाई में पड़ गया और मुझे ये आगे बढ़ता हुआ नज़र नहीं आ रहा। इसके साथ-साथ वज़ीर साहब ने ऐलान किया है कि जनाब मैं तेल की कीमतों में कमी कर रहा हूँ और साइज़ेबल कमी कर रहा हूँ। आप देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब का जो बयान है, किस हद तक दुरुस्त साबित होता है और अगर रात को साइज़ेबल कमी होती है तेल की प्राइसेज़ में, फिर तो कहा जा सकता है कि गवर्नमेंट ने कोई बहुत बड़ी मेहरबानी की है और गवर्नमेंट को एप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन अगर वो ₹100 से कम होती है, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि कोई बहुत बड़ी खुशखबरी अवाम के लिए हो सकती है। फिर बड़ी ज़्यादती है, क्योंकि अवाम पहले ही टू मच पैसे अदा कर रहे हैं, तकरीबन ₹125 लेवी है पेट्रोल के ऊपर और डीजल के ऊपर जो पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर बड़ी ज़्यादती है। तो गवर्नमेंट को कम से कम इस लेवी के अंदर ही कमी कर देनी चाहिए। एक इंटरनेशनल प्राइसेस ज़्यादा, दूसरी तरफ से लेवी ज़्यादा, तो मेरा ख्याल है टू मच है। अब अगर प्राइम मिनिस्टर साहब अगर ₹100 तक कमी नहीं करते, तो फिर हम इस कमी को बड़ी कमी नहीं समझ सकते। फिर मेरा ख्याल है अवाम को बहुत ज़्यादा खुशियाँ नहीं मनानी चाहिए। अगर गवर्नमेंट वाक़ई सिंसियर है, तो मेरा ख्याल है उसे बड़ा स्टेप लेना पड़ेगा और बड़ा स्टेप इसी शक्ल में हो सकता है कि कम से कम ₹100 जो है पेट्रोल की कीमतों में कमी करें ताकि लोग सांस ले सकें। इसके साथ-साथ गवर्नमेंट के बारे में बहुत सारी खबरें इस्लामाबाद के अंदर गर्दिश कर रही हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब फारिग हो रहे हैं। जुलाई के बाद गवर्नमेंट के अंदर कोई बड़ी तब्दीली आ रही है। ये तब्दीली मुमकिन नहीं है क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि एस्टेब्लिशमेंट को मियाँ शहबाज शरीफ साहब से बेहतर प्राइम मिनिस्टर मिल सकता है। अगर हम एक पेज देखें और एस्टेब्लिशमेंट का और मियाँ शहबाज शरीफ साहब का, तो उस पेज के एक कोने में छोटी-सी जगह मिलती है प्राइम मिनिस्टर साहब को। प्राइम मिनिस्टर साहब उस छोटी-सी जगह पे खुश हैं। ये पहले प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान की हिस्ट्री में कि जिन्होंने अपना साइज़ बढ़ाने की कोशिश नहीं की। इनको जो कहा जाता है सिर्फ़ वही करते हैं और उसके साथ-साथ उसका क्रेडिट भी नहीं लेते। यानी जो करते हैं, जो हो जाता है इनसे उसका क्रेडिट भी ये फील्ड मार्शल को देते हैं, किसी और को देते हैं। तो ऐसा प्राइम मिनिस्टर कहाँ से मिलेगा? मुझे नहीं लगता कि प्राइम मिनिस्टर की तब्दीली जो है वो मुमकिन है इस वक़्त। अलबत्ता जो कैबिनेट है उसके अंदर रीशफलिंग हो सकती है और ये रीशफलिंग जो है, ये हर गवर्नमेंट के अंदर होती है। बल्कि अगर आप ये याद हो तो इमरान खान साहब की गवर्नमेंट के अंदर भी रीशफलिंग होती थी, बल्कि असद उमर साहब जो थे वो बहुत बड़े स्टार वज़ीर ख़ज़ाना थे और उन वज़ीर ख़ज़ाना को तब्दील कर दिया गया और तब्दील भी बड़ा अजीबो-गरीब तरीके से किया गया कि सुबह प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं
कि उमर साहब जो हैं बड़ा शानदार काम कर रहे हैं, असद उमर साहब, और मैं इनका बड़ा ममनून हूँ और ये बड़े स्टार हैं और इनके दरमियान कोई तब्दीली नहीं की जा रही। ये इसी पोर्टफोलियो के अंदर रहेंगे और फिर शाम के वक़्त तब्दीली होगी और उस तब्दीली के बारे में जो इत्तलात हैं वो बड़ी दिलचस्प हैं। कहा ये जाता है कि जनरल बाजवा साहब ने फ्लाई करना था रावलपिंडी से हेलीकॉप्टर के ज़रिए और एक मैसेज दिया गया कि ये फ्लाई करेंगे वहाँ से और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर हाउस आएँगे, तो प्राइम मिनिस्टर हाउस आने से पहले-पहले या आर्मी चीफ की लैंडिंग से पहले-पहले असद उमर साहब को फारिग होना चाहिए और उनकी जगह नया वज़ीर ख़ज़ाना जो उसकी अनाउंसमेंट होनी चाहिए और उसके बाद ऐसा ही हुआ। तो उस ज़माने में भी ज़ाहिर है रीशफ़लिंग होती थी। तो जब रीशफ़लिंग उस ज़माने में हो सकती है, तो इस ज़माने में क्यों नहीं हो सकती? मेरा ख़्याल कुछ कुछ पोर्टफ़ोलियोज़ बदले जाएँगे और उन पोर्टफ़ोलियोज़ के बदलने की वजह ये है कि कोई परफ़ॉर्मेंस जो है ना उसके अंदर कहीं न कहीं कोई न कोई मसला है और उस मसले को हल करने के लिए मिनिस्टर्स को एक जगह से दूसरी जगह से इस जगह मेरा ख्याल है उसे बदलने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर ये कहा जाए कि गवर्नमेंट बदली जा रही है तो बिल्कुल गलत है। मियाँ शहबाज शरीफ साहब से बेहतर प्राइम मिनिस्टर एस्टेब्लिशमेंट को नहीं मिल सकता। दोनों बहुत कंफर्टेबल हैं। इतना कंफर्टेबल मैंने पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी प्राइम मिनिस्टर और किसी एस्टेब्लिशमेंट को नहीं देखा। तो कोई तब्दीली जो है मुझे सरदस्त यहाँ पे होती हुई नज़र नहीं आ रही। अलबत्ता ये जो ईरान का मसला है ये आने वाले दिनों में फैलता हुआ नज़र आ रहा है। और इसके साथ-साथ जो कश्मीर का मामला है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। कश्मीर को जो अवामी एक्शन कमेटी है, उसको टाइट करना गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया हुआ है। मुझे लगता है कि आज की रात वहाँ पे कोई क्रैकडाउन होगा और मज़ीद जो लोग हैं, उनको टाइट करके उन्हें ये बताया जाएगा, ये मैसेज दिया जाएगा कि स्टेट बड़ी सख्त होती है और अगर आप स्टेट के साथ टकराना चाहते हैं, तो ये इतना आसान काम नहीं है कि आप स्टेट को टकरा के आप वहाँ पे कायम रह सकें। मेहरान कश्मीरी के घर पे ज़ाहिर है कल छापा पड़ा था। अब बाकी लोगों के घरों के अंदर भी छापे पड़ने शुरू हो रहे हैं और बाकी जो लोग एक्टिव हैं, जो सोशल मीडिया के ऊपर काम कर रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा एक्टिविटी का मुज़ाहरा कर रहे हैं, इन सब के लिए भी बुरी खबरें जो हैं आने वाली हैं। और देखिएगा अगले 2-1 दिनों के अंदर-अंदर ये सारा मामला जो है ना इसको वाइंड अप कर दिया जाएगा। क्योंकि अगर पाकिस्तान ईरान और अमेरिका की जंग रुकवा सकता है, तो आज़ाद कश्मीर के जो चंद लोग हैं जो वहाँ पे खड़े होके इस किस्म के मुज़ाहरे कर रहे हैं और स्टेट को तस्लीम नहीं कर रहे हैं और स्टेट की रिट को नहीं मान रहे। मेरा नहीं ख्याल कि जो स्टेट इतनी कमज़ोर है कि इन लोगों को नथ ना डाल सके या इनको कंट्रोल ना कर सके। तो ये अवामी एक्शन कमेटी का जो खेल है, ये मुझे चंद घंटों का खेल नज़र आता है। इसके बाद अभी इसको लिंगर ऑन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नहीं करेगी और उसके बाद जो लोग नेगोशिएट करना चाहेंगे और जिनके मुतालबात जायज़ हदूद तक होंगे, मेरा ख्याल है हुकूमत पाकिस्तान उनको तस्लीम करेगी और बाकी सब जो लोग हैं उनके लिए लंबी सजाएँ बस वो तैयारी कर लें। और इसके साथ-साथ वो लोग जो बाहर बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, मेरी इत्तला ये है कि इनके खिलाफ भी कार्रवाई करने का फैसला कर लिया गया है और ये फैसला भी अनकरीब आपको इम्प्लीमेंट होता हुआ नज़र आएगा। वहाँ बरतानिया की गवर्नमेंट को लिखा जा रहा है और हमारे जो वहाँ पे एम्बेसडर हैं वो भी एक्टिव हो गए हैं। और इसके साथ-साथ जो लोग इस वक़्त बाहर बैठे हुए और उनके जो रिश्तेदार पाकिस्तान के अंदर हैं, उनके ज़रिए भी उनको मैसेज दिया जाएगा कि आप ज़रा हाथ हौला रखें, पाकिस्तान के साथ इस तरह खेलने की कोशिश ना करें, पाकिस्तान एक डिफरेंट मुल्क है। अब इसके अंदर भी देखते हैं कि क्या सिनेरियो डेवलप हो रहा है। सरदस मुझे इजाज़त दें, अगले वीलॉग में मुलाकात होगी। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।